तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एक्सप्लेन। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसमें एक बार मैं आपको दिखा देता हूं क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं स्क्रीन में। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब आपको चैप्टर थर्ड क्या दिखाता है, ठीक है। चैप्टर थर्ड क्या दिखाता है एनसीईआरटी का, वो दिखाता है कि इलेक्शन की क्यों जरूरत है, और वो ये भी दिखाता है, पहले तो ये दिखाता है कि इलेक्शन की क्यों जरूरत है, ठीक है। और यहां पर डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र और इलेक्शन की जो आपस की जरूरत है, व्हाट आई मीन टू से, आपको ये पता चलेगा कि एक लोकतंत्र में क्या डेमोक्रेसी में, माफ कीजिएगा, क्या डेमोक्रेसी में इलेक्शन जरूरी है, या बिना इलेक्शन के भी हम डेमोक्रेसी मेंटेन कर सकते हैं। आई रिपीट कि डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए चुनाव कराना जरूरी है, या बिना चुनाव करे भी हम लोकतंत्र को जीवित रख सकते हैं। तो इस तरह की कुछ बातें हम पढ़ने वाली हैं। और इससे आपको क्या फायदा होगा? इससे आपको ये फायदा होगा कि जब भी आप मेंस लिखते हैं तो आपको बड़ा फायदा होगा। और एनसीईआरटी पढ़ के आप जानते ही हैं, हमें बहुत बेसिक चीजें समझ में आ जाती हैं, राइट। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है, तो यहां पर ये आपको समझा रहा है कि चैप्टर वन जो है, हमने देखा है जब चैप्टर वन हमने पढ़ा था, याद करिए अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स को सुना था, तो हमने वहां लोकतंत्र की बात करी थी, और हमने ये भी बात करी थी कि कहीं कहीं पर कोई देश लोकतंत्र को दिखाता तो है, पर असल में वहां लोकतंत्र नहीं है। याद है आप लोग को? जी सर। ठीक है। फिर आगे इसमें क्या बताया जा रहा है कि आज के समय पर, जो हमारा समय है, आजकल का समय, हम कौन सी डेमोक्रेसी में रहते हैं? एक हम उसको कहते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी। मॉडर्न डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? जहां पर हमारे प्रतिनिधित्व जो होते हैं, जिसे आप राज्य स्तर पे एमएलए कहते हैं और केंद्र स्तर पे एमपीस, ये हमारे बिहाफ पे समाज से जुड़े हुए जो संशोधन होने चाहिए, जो नियम होने चाहिए, वो तय करते हैं। तो इस तरह के लोकतंत्र को हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यस और नो? और हमने इस पे चर्चा पहले भी करी थी कि ये रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधित्व वाला जो सरकार हम बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि आजकल देशों की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन उतनी ज्यादा हो चुकी है कि ये फिजिबल नहीं है कि हर किसी को शामिल किया जाए। जैसे लोकतंत्र में एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होती है, प्रत्यक्ष रूप से डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल क्या है बताइए? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल क्या है? जैसे रेफरेंडम सुना होगा आप लोगों ने, यस सर। प्लेबिसाइट सुना है, यस सर। प्लेबिसाइट। ये इसमें आप जानते ही हैं सरकार क्या करती है कि डायरेक्ट जनता से पूछती है कि हमने इस फैसले में हाँ बोलना है या ना बोलना, ठीक है। परंतु मैंने फिर बोल रहा हूं, आजकल जनसंख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब हमें रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधित्व वाली सरकार चाहिए। गॉट इट? अब हम वही इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो देखो स्टार्टिंग में ये क्या कह रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन उठा रहा है कि चुनाव जो है, चुनाव जो है लोकतंत्र में इनकी जरूरत क्यों है? चुनाव जो है, इलेक्शंस जो है, लोकतंत्र में इनकी जरूरत क्यों है? ठीक है। अब इस चीज को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि एक डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस एंड नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। डोंट वरी, ये भी आपको समझ में आएगा। मतलब यहां पर से स्लाइड से आपने क्या समझना है कि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में इलेक्शन का क्या महत्व है, जो चुनाव होते हैं उसका क्या महत्व है, ठीक है। ये हमें समझना है, राइट। लेट्स सी। अब देखो एक इलेक्शन की प्रोसेस होती है, ठीक है, यानी कि चुनाव की प्रक्रिया है। भारत में चुनाव की प्रक्रिया आप जानते हैं, भारत में सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? आर्टिकल 3 to 4 में क्या है? निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। और उसमें ना चरण होते हैं। जैसे सबसे पहले वो इलेक्शन की तारीख घोषित करते हैं, है ना। फिर उसमें नामांकन ये लोग करते हैं, तो उसको चरण एक कहते हैं। फिर चरण दो में क्या होता है कि जितना भी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होती है, मतलब सब लोग क्या करते हैं, जैसे किसी ने अपना नामांकन किया, फिर उसका पूरा ब्यौरा किया जाता है। फिर इसी के दौरान चुनाव कराए जाते हैं, वोटिंग प्रोसेस होती है, राइट। इलेक्शन वाला दिन होता ही है। फिर आखिरी में स्टेज 3 में क्या होता है कि काउंटिंग होती है, और काउंटिंग के बाद ऑब्वियसली क्या होगा? परिणाम घोषित, रिजल्ट का क्या होगा? डिक्लेरेशन। तो इस तरह से ये चरण आपको दिख रहे होंगे इलेक्शन के, राइट, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इन चरणों को
यानी कि जब चुनाव की तारीख घोषित होती है और जब परिणाम यानी कि रिजल्ट घोषित किया जाता है, उसके बीच क्या क्या होता है वो हमें समझना पड़ेगा, राइट। तो यहां पर देखिए क्या लिखा जा रहा है कि हर स्टेज में क्या होता है, ये कहीं ना कहीं जब हम ये चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं हम इसका आइडिया लगा लेंगे, और ये भी आइडिया लगा लेंगे जब इस चैप्टर को हम पढ़ लेंगे पूरा का पूरा, तो हमें ये आइडिया हो जाएगा कि ये जितना भी ये प्रोसेस है फ्रॉम स्टेज 1 टिल स्टेज 3, क्या इसमें जो चुनाव है वो फ्री एंड फेयर होते हैं, ये भी हमें आइडिया हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जितना हम पढ़ लेंगे उसके बाद हम आइडिया लगा पाएंगे कि हमारे देश में जो चुनाव होते हैं वो फ्री और फेयर होते हैं या नहीं, ठीक है। चलिए अब देखना बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। तो इसमें एक उदाहरण लिया गया है हरियाणा के चुनाव से। तो हरियाणा का चुनाव लिया है 1987 का। अभी 1987 का क्यों लिया है, क्योंकि 1987 में हरियाणा की जो 90 सीटें हैं, आज भी हरियाणा की कितनी सीटें हैं, 90। तो हरियाणा की जो 90 सीटें हैं 1987 में कुछ होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का महत्व हुआ करता था, ठीक है। कांग्रेस का एक मोनोपोली हुआ करती थी ज्यादातर। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रिपब्लिक डे से हरियाणा में सिर्फ कांग्रेस की सरकार बनी है, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, पर ऑन एन एवरेज निकाला जाएगा तो ज्यादा ज्यादा बार सरकार में कौन आया है, कांग्रेस, 1987 तक। और 1987 में पहली बार हमें ये दिखेगा जब चुनाव किए जाएंगे तो कौन सी सरकार आने वाली है, नॉन कांग्रेस। कौन सी आने वाली है, नॉन कांग्रेस। अब इसका एक उदाहरण लेके समझाया जा रहा है एनसीईआरटी के द्वारा, लेट्स सी क्या है। तो देखिए न्यूज़पेपर में खबर आती है कि हरियाणा के विधानसभा के चुनाव किए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हरियाणा की जो पुरानी सरकार है उसका जो 5 साल का कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है, जो 5 इयर्स का टेन्योर है वो खत्म हो रहा है, तो चुनाव किए जाते हैं, यस और नो। और सिंस 1982 से ज्यादातर कौन संभाल रहा है इसको। अब आप कहेंगे सर ये तो सिर्फ 5 साल का डिफरेंस है, ठीक है। ये पांच देखो सिंपल सा है, 1977 से लेकर 1982 नॉन कांग्रेस बैठी हुई थी हरियाणा में। कौन बैठी हुई थी, नॉन कांग्रेस। फिर 1982 से कौन सत्ता पे आ गई, कांग्रेस। और इससे पहले भी ज्यादा आप जानते ही हैं 1964 तक तो हर स्टेट में किसका दबदबा था, कांग्रेस का। फिर जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है 1964 में, ठीक है। तो इसी आधार पर मैंने बोला आपको कि हरियाणा में कहीं ना कहीं हमें एक प्रभुत्व यानी कि कहीं ना कहीं एक मोनोपोली दिखती थी कांग्रेस की, पर ऐसा नहीं था, बीच बीच में कोई और पार्टीज भी आती थी। जैसे मैंने बताया 1977 से 1982 में कौन सी पार्टी आई, नॉन कांग्रेस आई। फिर 1982 में कौन सी आ गई, कांग्रेस। अब 5 साल इसमें जोड़ेंगे तो यानी कि 1987 में क्या क्या होने वाले हैं, फिर से चुनाव। तो हम 1987 का चुनाव पकड़ रहे हैं, क्या मैं समझा पाया, यहां तक समझ में आया आप लोग को। जी सर। अब हम समझेंगे कि ये 1987 का चुनाव क्यों लिया जा रहा है एनसीईआरटी के द्वारा। देखिए यहां पर सबसे पहले तो याद रखिएगा चौधरी देवीलाल जी को, ठीक है। कभी भी अब हरियाणा का पेपर भरेंगे तो इनसे संबंधित जरूर कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये न्याय युद्ध, इन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था जब ये विपक्ष में थे, ठीक है। तो इन्होंने जो युद्ध छेड़ा था उसको क्या कहते थे, न्याय युद्ध, यानी कि स्ट्रगल फॉर जस्टिस, ठीक है। और इन्होंने इसी दौरान एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई जिसका नाम है लोकदल, ठीक है। तो लोकदल पार्टी किसने बनाई, चौधरी देवी लाल ने। न्याय युद्ध जो एक मूवमेंट था वो किसने चलाया, चौधरी देवीलाल, ठीक है। तो क्या हुआ, इनकी पार्टी ने अदर अपोजिशन पार्टी को ज्वाइन किया, मतलब सभी अपोजिशन जो हैं वो एक साथ हुए, जिससे कि हम कहीं ना कहीं कांग्रेस के विरुद्ध, जो कांग्रेस है उसके विरुद्ध एक स्ट्रांग पार्टी बना पाए। आज भी आपने देखा होगा बीजेपी के विरुद्ध क्या बनाई जाती है, इंडिया गठबंधन, पता है ना आप लोगों को। बीजेपी को यस हराने के लिए सब पार्टियां क्या बन जाती है, इंडिया गठबंधन। तो इस तरह का ही हमें हरियाणा में भी दिखा, जिसका सबसे बड़ा जो विपक्ष में जो पार्टीज बनाई जा रही हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम किसका है, चौधरी देवी लाल का। आगे देखते हैं। तो जो इलेक्शन के जो कैंपेन होते हैं वहां पर हमें दिखता है कि देवीलाल जी जो है वो एक वादा करते हैं कि जो हमारे छोटे मोटे किसान हैं, हमारे छोटे बिजनेसमैन हैं, उन पे जितने भी लोन है, अगर मेरी सरकार बनी, हम सत्ता में आए, तो हम सारा का सारा लोन क्या कर देंगे, माफ कर देंगे।
ठीक है। और इन्होंने ये भी वादा किया था कि जैसी हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहला कार्य क्या होगा, ये छोटे मोटे जो लोन है उनको माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और हमें ये भी दिख रहा है कि जो लोग हैं उस समय के हरियाणा की जनता जो थी, वो तत्कालीन सरकार यानी कि जो उस समय की कंटेम्प्रेरी गवर्नमेंट थी यानी कि कांग्रेस थी, उससे खुश नहीं थी। और देवीलाल के इस वादे से ये लोग देवीलाल की तरफ थोड़े अट्रैक्ट हो गए। और इवेंचुअली आप जानते हैं कि जब रिजल्ट आएगा तो क्या आएगा, बताइए कौन जीतेगा? लोक सर देवीलाल पार्टी का नाम क्या है? लोकदल। और देखिए आउट ऑफ 90 सीट्स ये कितनी लाए? 76। यानी कि हमें सत्ता में बैठने के लिए मिनिमम कितनी सीटें चाहिए? 46। ठीक है, तो 30 सीट्स ज्यादा लाए। और ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था जो हमारी लोकदल है इसमें और भी पार्टीज थी, परंतु अगर देखा जाए टोटल 76 सीट्स में केवल लोकदल कितने लाई है? 60। यानी कि गठबंधन की सरकार भी नहीं कहेंगे, यानी कि लोकदल जो है वो पूर्ण बहुमत में आई है। लोकदल किसमें आई है? पूर्ण बहुमत। और हालत देखिए कांग्रेस कितनी सीट लाई है? 5 सीट। ठीक है, अब देखो ये एनसीईआरटी आपको क्यों समझा रही है, क्योंकि हम लोग तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, हम कोई एनसीईआरटी का पेपर की तैयारी तो नहीं कर रहे ना, वी आर नॉट इन क्लास 9th। तो हमें क्या सोचना है, यहां से हमें एक फिलोसफी समझनी है कि देखो यहां पर जनता कितनी पावरफुल आपको दिखाई दे रही है। इसीलिए प्रेम्बल में क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। और देखो वी द पीपल कितना स्ट्रांग है। हो सकता है कांग्रेस से लोग इतना परेशान थे, कांग्रेस ने जो वादे किए होंगे वो एक भी नहीं निभाया, और इवेंचुअली 5 साल बाद कांग्रेस का क्या हाल हुआ देख लो। कितनी सीटें आई? केवल 90 सीटों में कितनी सीटें? 5 सीटें। तो यहां से आपको ये समझ में आ रहा होगा थोड़ा, अगर आप समझ पा रहे हैं तो देखिए इलेक्शन की वजह से ही हमें क्या दिख रहा है, लोगों के पास रियल पावर है। मानते हैं ये बात? फिलहाल इतना याद रखिएगा, क्योंकि इलेक्शन ही थे कि लोगों ने कांग्रेस को दिखा दिया कि असल पावर किसके पास है। और इवेंचुअली कांग्रेस के पास कितनी सीटें आई? 5। ये माइंड में रखना। अब आगे देखिए वही बता रखा जो होता है। अब इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है, ठीक है, और नो डाउट जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आया तो कांग्रेस को पता चला हमारी 5 सीटें आए हैं, तो जो भी उस समय के जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं वो क्या देंगे? रिजाइन। और जितने भी जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो चूज हुए हैं वो अपना में से एक आदमी का नाम देते हैं, और इवेंचुअली नाम किसका दिया जाएगा? देवीलाल जी का, एज अ मुख्यमंत्री। तो इवेंचुअली हमारे मुख्यमंत्री कौन बन रहे हैं? चौधरी देवी लाल जी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब स्टोरी क्या है, जैसे ही देखो इन्होंने वादा क्या किया था कि जैसी हमारी सरकार आएगी तो हमारा पहला काम क्या होगा, हम लोन को माफ कर देंगे। तो जैसे ही इन्होंने शपथ ली, मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनते ही इन्होंने 3 दिन के भीतर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट ऑर्डर मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा इन्होंने क्या घोषणा कर दी कि जो भी छोटे मोटे किसान हैं, छोटे मोटे जो बिजनेसमैन हैं, उनकी जो भी लोन बकाया है वो माफ किए कर दिए जाएंगे, कर दिए गए। तो सोचो जो इन्होंने वादा किया वो निभाया। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है ना, राइट? अब यहां से हमें एक चीज और समझनी है। देखो इन्होंने जो वादा किया कि भैया मैं जैसी सत्ता में आऊंगा मैं लोन माफ कर दूंगा, अगर ये वादा करके अगर ये चीज नहीं करते तो आपको लगता है ये दोबारा सत्ता पे आते? नो सर। तो देखो अब यहां से भी आपने दिमाग लगाना है कि इनको भी पता है कि अगर मैं सत्ता में आ गया फिर भी इनके अंदर डर क्या है, एक फेयर क्या है, एक डर क्या है कि भैया 5 साल बाद फिर से चुनाव आने हैं, 5 साल बाद फिर क्या आना है? इलेक्शन। तो जो मैंने वादा किया है वो मुझे निभाना पड़ेगा, वरना जनता जनार्दन मुझे क्या करेगी? बाहर कर देगी। तो ये जो इन्होंने वेव किया है ये भी एक डर के कारण, और ये डर किसने पैदा किया? इलेक्शन ने। अब समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं, इलेक्शन कितना जरूरी होता है, धीरे धीरे समझिए। ठीक है, अब देखिए ऑब्वियसली इनकी पार्टी ने पूरी तरह से 4 साल इन्होंने शासन किया। अब आप कहेंगे सर 5 साल, यहां पर तो 5 साल लिखना चाहिए था। नहीं, 5 साल हम इसलिए नहीं लिखता है क्योंकि हुआ क्या था ना कि आप जानते हैं 1991 में हमने क्या किया था, एलपीजी की घोषणा करी थी, याद है? नेशनलाइज हो गई थी। हाँ, जैसे हमने अपनी क्लोज इकोनॉमी को क्या कर दिया था? ओपन इकोनॉमी। हालांकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल जायज, जस्टिफाई नहीं है, हमारी पहले भी इकोनॉमी ओपन थी, पर ओपन जो था वो केवल एक ही डोर के थ्रू होता था, गवर्नमेंट। अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो एक ही चैनल होता था, गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट से आपको क्या लेना पड़ता था? लाइसेंस। ठीक है, पर अब क्या हो गया था, अब ये ओपन कर दिया था, गवर्नमेंट से नॉर्मल आपने फीस भरनी है, बाकी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करिए। यानी कि ये जो डोर था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ये बढ़ा दिया गया 1991 से, यानी कि दरवाजा और बड़ा कर दिया। गॉट इट? पर जनरली हम कह देते हैं
कि क्लोज इकोनॉमी को क्या कर दिया, ओपन इकोनॉमी। अगर क्लोज इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी किया है, ध्यान से सुनिएगा ये बात मेरी, तो यानी कि 1991 से पहले तो अगर क्लोज इकोनॉमी है, क्लोज इकोनॉमी का मतलब होता है कि हम किसी भी देश से आयात निर्यात नहीं करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। क्या भारत ने 1991 से पहले आयात निर्यात नहीं करता था? क्रूड ऑयल कहां से लाता था वो? करता था सर। ऑब्वियसली करता था ना। तो इसीलिए मैं एक बात, क्योंकि अब आप लोगों का लेवल बढ़ता जा रहा है, तभी मैं बता रहा हूं कि जैसे हाँ इन जनरल चलेगा, इन जनरल हम कह सकते हैं कि 1991 से क्या हुआ था, क्लोज इकोनॉमी क्या हो गई, ओपन इकोनॉमी। ओपन। पर ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये बात याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम देखेंगे अब नेक्स्ट इलेक्शन होने वाले कब, 1991 को। पर इवेंचुअली क्या हुआ, इतना इन्होंने सब वादा किया, देवीलाल जी का तो स्मारक भी बनाया गया है। जो आप में से हरियाणा के लोग हैं वो समझते होंगे कि देवीलाल जी का बड़ा काफी इंपॉर्टेंस है हरियाणा में। क्या मैं सही कह रहा हूं वर्षा जी? यस सर। तो सोचो देवीलाल जी का इतना इंपॉर्टेंस है, फिर भी हमें क्या दिख रहा है, देखो यहां पर कौन आ गया सत्ता पे, अगले 1991 वाले। कांग्रेस। अब यहां से समझो, हम सबके मन में प्रश्न आएगा, और मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग 9th क्लास के बच्चे नहीं है, आप लोग एनसीईआरटी क्यों पढ़ रहे हो, फॉर सिविल सर्विसेज, तो हमें थोड़ा इसके एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। अब हमारा मन में क्वेश्चन आएगा कि कांग्रेस कैसे जीत गई भाई। तो यहां पर इलेक्शन का थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट देखेंगे हम। अभी तक हम सारे पॉजिटिव दिखा रहा था मैं आपको, पर यहां पर इलेक्शन का नेगेटिव क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि इलेक्शन में जीतने के लिए शाम दाम दंड भेद, यानी कि बैड टेक्निक भी अपनाई जाती है। क्या अपनाई जाती है? बैड टेक्निक। तो ये एक एग्जाम्पल हमें दिख रहा है कि देवीलाल जी जिन्होंने इतना अच्छा काम किया, इवेंचुअली वो हारे, और जीता कौन? कांग्रेस। तो इलेक्शन की एक थोड़ी सी कमी है कि इसमें थोड़ा सा क्या चलती है, कूटनीति। और कूटनीति एक गलत वाली कह रहा हूं मैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहां पर क्या बता रखा है, देखो, वाई डू वी नीड इलेक्शन, एक प्रश्न उठाया गया है। एक सेकंड, ये प्रश्न उठाया गया है, वाई डू वी नीड इलेक्शंस, यानी कि हमें चुनाव की जरूरत क्यों है। अब देखो ध्यान से समझना, मैंने अभी आपको एक डायग्राम दिखाया था, जैसे यहां मैं ऊपर लिख रहा हूं डेमोक्रेसी, क्या लिख रहा हूं, लोकतंत्र। अब इसमें दो रास्ते दिखा रहा हूं, एक है इलेक्शन के द्वारा, एक है नॉन इलेक्शन के द्वारा। अब ध्यान से देखो, क्या डेमोक्रेसी दोनों ही कंडीशन, पहली कंडीशन इलेक्शन, दूसरा कंडीशन है नॉन इलेक्शन, दोनों के द्वारा जीवित रह सकती है? मतलब क्या डेमोक्रेसी को जीवित रखना है तो इलेक्शन ही कराने पड़ेंगे? क्या ये नॉन इलेक्शन में जीवित नहीं रहेगी? ठीक है, हमें ये समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी सिर्फ ऐसे ही चलेगी, यानी कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन होना बहुत जरूरी है, अन्यथा डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। ठीक है, अगर आप ध्यान से सोचोगे, इलेक्शन हम क्यों कराते हैं? इलेक्शन इसलिए कराते हैं कि हमारे द्वारा, यानी कि लोगों के द्वारा चुने हुए लोग क्या करें, फैसले लें, क्या करें, लॉ बनाएं। लोगों के द्वारा चुने गए लोग क्या क्या बनाएं, लॉ। और लॉ क्या करते हैं, वो समाज को प्योरीफाई करते हैं, समाज को क्या करते हैं, वो पवित्र करते हैं। ठीक है, मानते हैं ना ये बात? पर एक बात मुझे बताइए, हम एक काम करते हैं, हम इलेक्शन ही नहीं करा रहे, हम क्या करा रहे हैं, जब भी कोई समाज से संबंधित कोई मुद्दा आ गया है, सोसाइटी से रिलेटेड, हम क्या कर रहे हैं, जो भी लोग बैठे हैं उनसे डायरेक्ट राय ले रहे हैं और मेजोरिटी के हिसाब से फैसला ले रहे हैं, तब भी तो लोकतंत्र जीवित है, मानते हैं ना? ये बन गया आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या बन गया है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में मैं कह रहा हूं, हमने कोई इलेक्शन नहीं कराए हैं, जब भी कोई फैसला लेना है तो हम लोगों को शामिल कर रहे हैं। तो इसी में एग्जाम्पल क्या है, रेफरेंडम। क्या है? रेफरेंडम। अब ध्यान से देखो, रेफरेंडम जब किया जाता है, जो लोगों से पूछा जाता है आप लोगों के क्या विचार है, आप बताइए, अपने हाँ या ना में जवाब दीजिए, और मेजोरिटी के हिसाब से फैसला लिया जाता है। क्या उसमें आपको कोई भी एमएलए एमपी की जरूरत पड़ रही है या आम लोगों की जरूरत पड़ रही है? नो सर। हमें तो एमएलए एमपी की जरूरत ही नहीं पड़ रही, हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, आम लोगों की, है ना, नॉर्मल लोगों की। तो व्हाट आई मीन टू से कि डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र है, वो इलेक्शन के बिना भी जीवित रह सकता है, ऐसा नहीं है। पर वही प्रश्न हो गया कि फिर हम इलेक्शन कराते क्यों हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के समय पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाना, जनसंख्या बहुत ज्यादा है। और आप जानते हैं किसी भी राज्य का या किसी भी देश का एक जो आय यानी कि इनकम का सोर्स होता है वो हमेशा लिमिटेड होता है, मानते हैं ना ये बात? किसी भी कंट्री का जो सोर्स होता है इनकम का, वो क्या होता है, सीमित होता है। और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन का वो शामिल करना, आप समझ रहे हैं कितना खर्चा होगा और कितना समय बर्बाद होगा। और भारत जैसा देश जिसकी जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है, इज इट पॉसिबल, लग रहा है आपको?
मतलब बहुत नामुमकिन है। पर यहां से आपको ये चीज तो समझनी पड़ेगी कि डेमोक्रेसी बिना चुनाव के भी काम कर सकता है। इसमें डायरेक्ट लोगों को शामिल कर दें। इलेक्शन में तो हम क्या करते हैं, मीडिएटर को रखते हैं, बिचौले जो होते हैं, एमएलए एमपी। ये सुनो, क्लियर हो रहा है, समझ रहे हैं आप लोग? समझ में आ रहा यस ना? सर। तो यहां पर पहला प्रश्न आएगा, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन? क्योंकि अभी हमने देखा लोकतंत्र में इलेक्शन की जरूरत नहीं है, बिना इलेक्शन के भी लोकतंत्र चल सकता है। एग्जाम्पल है रेफरेंडम, रेफरेंडम एंड प्लेबिसाइड। एग्जाम्पल क्या आपका, रेफरेंडम एंड प्लेबिसाइड। बट यहां पर हम देखेंगे इलेक्शन की जरूरत क्यों है। तो पहले तो यहां पर एक नॉर्मल सी बात उन्होंने बोल रखी है कि इलेक्शंस की बात की जाए तो वो एक, कभी भी लोकतंत्र में एक बार नहीं होता है, वो रेगुलर वे में होता है। और भारत जैसा देश या मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इस रेगुलर का इंटरवल कितना रखती है, कितने साल का? 5 साल का। कितने साल का? 5 साल का। हर 5 साल में इलेक्शन होते नहीं होते, इसीलिए ज्यादातर लोकतंत्र में इलेक्शंस जो होते हैं वो रेगुलर बेस में होते हैं। और हमें यहां दिखा रखा है कि 100 से ज्यादा देश दुनिया में ऐसे हैं जहां पर जो इलेक्शंस होते हैं जिससे कि वो लोग अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चूज कर पाए। भारत भी उनमें से एक देश है। राज्य स्तर पे भारत लोगों को इजाजत देता है, वो एमएलए को चूज कर सकते हैं, और केंद्र स्तर पे एमपी। ठीक है। अब यहां से हम देखो हमें क्या समझाया जा रहा है। अभी तो हमारा प्रश्न निकल के आ रहा है कि इलेक्शन क्यों जरूरी है, इलेक्शन की क्यों जरूरत है, और हमने ये भी देख दिया कि लोकतंत्र बिना इलेक्शन के भी चल सकता है। फिर यहां पर आपको क्या समझा रखा है एनसीईआरटी, अभी वो आपको थोड़ा सा एक कैरेक्टर, एक विशेषताएं बता रही है इलेक्शंस की। ठीक है, अभी भी वो आंसर नहीं दे रही है कि हमें इलेक्शंस की क्यों जरूरत है, पर वो क्या कर रही है, इलेक्शंस की विशेषताएं बता रही है। ठीक है, कि इलेक्शंस क्या होते हैं, रेगुलर वे में होते हैं लोकतंत्र में, और दुनिया में 100 से ज्यादा देशों में क्या है, इलेक्शन करवाए जाते हैं जिसके द्वारा वो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं। राइट। अब फिर भी क्वेश्चन है, बट व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस की क्यों जरूरत है? अब यहां से समझाना वो लोग शुरू करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने अभी बताया, ठीक है, यहां पर वो एनसीईआरटी कह रहा है कि एक कल्पना करिए। ठीक है, कल्पना करते हैं ऐसा लोकतंत्र जहां पर इलेक्शन की जरूरत नहीं है, ऐसा लोकतंत्र जहां पर इलेक्शन की जरूरत नहीं है। हमारे पास एग्जाम्पल है रेफरेंडम और प्लेबिसाइड। तो यहां पर क्या है, रूल ऑफ पीपल इज पॉसिबल विदाउट द इलेक्शन। बिल्कुल सही बात है ना? कोई भी फैसले लेने हो समाज के तो लोगों को शामिल कर लो, डायरेक्ट लोगों को शामिल कर लो, तो उसमें इलेक्शन की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और सभी लोग क्या करेंगे, एक साथ बैठेंगे और वो फैसले लेंगे। इजी है ना, सुन के बड़ा आसान लग रहा है। राइट, आगे देखते हैं। पर हमने चैप्टर 1 में पहले ही पढ़ा है ये पॉसिबल नहीं है। वो तो मैंने पहले बता दिया कि भारत जैसा देश, चलो एक दफे स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं जैसे नॉर्वे स्वीडन, वहां पर ये पॉसिबल हो सकता है। पर इंडिया जैसा देश, चाइना जैसा देश, जहां पर 100 करोड़ से ऊपर आबादियां होती हैं, आबादी होती है, क्या वहां पर पॉसिबल है? और दूसरी बात यह है, चलो एक दफा हम कर भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, पर देखिए कुछ देश हमारे डेवलपिंग होते हैं। क्या होते हैं? डेवलपिंग। देखो डेवलप्ड देश में क्या होता है, वहां पर बेरोजगारी भत्ता मिलता है। बेरोजगारी भत्ता मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, आपको फंड मिलता है। पर भारत जैसा देश, आप मुझे बताइए, क्या आपको किसी भी तरह से कोई बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, कोई अलाउंस दिया जाता है? नहीं। तो क्या आप लोग के पास इतना टाइम है? क्योंकि एक समाज में आपको पता है कितने कानून बनाने पड़ते हैं, और बार बार आपको बुलाया जा रहा है, हाँ भाई आओ भाई, आप लोग को वोट देना है, आप लोग को वोट देना है फैसले पे, हाँ फैसले पे वोट देना है। तो क्या आप लोग जा पाओगे इतना? सर ये बेरोजगारी वाला बेरोजगारी वाला एक बार दोबारा बताओगे आप? हाँ, मैंने कहा जैसे डेवलप्ड देश है ना, डेवलप्ड देश जो होते हैं वहां पर लोगों को बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है। जैसे ही वो लोग 18 के हो जाते हैं, जो भी उनके वहां बालिग की एक एज होती है ना, कहीं पर 16 भी है, तो जैसे ही वो 16 साल या 18 साल के हो गए, उनको क्या मिलता है, सरकार की तरफ से हर महीने उनके अकाउंट में पैसे आते हैं, जिससे कि वो लोग पढ़ाई को इंजॉय करके पढ़ें, कोई प्रेशर ना लें। भारत में स्थिति क्या है कि वी नीड जॉब बिकॉज वी नीड टू अर्न। भारत में आधे से ज्यादा लोग तो पढ़ क्यों रहे हैं, बिकॉज ऑफ दी जॉब, नॉट फॉर दी नॉलेज। मानती हो? अब रीजन क्या है, इसमें लोग भी गलत नहीं है, हमारा सिस्टम ही ऐसा है, हमें बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाता है। सर हरियाणा में तो मिलता है। कितना? सर ये क्लासेस के बेस पे मिलता है, शायद 8th 10th 12th 1000 रुपए 2000 रुपए ऐसे करके मिलते हैं। तो चलो मैं कह रहा हूं 3,000। आप इमेजिन करो, इज इट पॉसिबल, अगर आपको 3,000 भी मिल रहा है महीने का, तो आप सोच सकती हैं कि मैं शादी कर लूंगी, मैं सब कर लूंगी, चलो मुझे और कोई करने की जरूरत नहीं है, और मैं आप क्या करूंगी, समाज के फैसले लेने में शामिल हो जाऊंगी। इज इट पॉसिबल? नो सर।
तो कहने का मतलब है हमारे वहां जो मिलता है डेट इज वो एक क्या कहते हैं उसको, कहीं 1500 दे दिए, 2500 दे दिए, यू नो इट। 3000 तो आजकल क्या है यार, कुछ नहीं।